नमस्कार। मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग एरिया पढ़ रहे थे और एरिया में हम लोग वॉल्यूम 1 पढ़ चुके हैं, यानी पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने एक मात्र फार्मूला उठाया था और वो फार्मूला ये था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमें सूत्र का प्रयोग करना चाहिए 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई का। केवल ऊंचाई का नहीं, संगत ऊंचाई का। और आपको पहले वीडियो में संगत ऊंचाई के बारे में समुचित जानकारी मैंने दिया भी था कि कैसे हम किस भुजा यानी किस आधार के साथ किस ऊंचाई को लेंगे। हम पार्ट 2 में ले चलें, आपको नए फार्मूले की चर्चा करें। उससे पहले 1-2 प्रश्न हम कर लेते हैं इसके पहले के पढ़े हुए उस फार्मूले पर। प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:4:3 है। त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर हो। यदि त्रिभुज के सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई 40 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। और प्रश्न है 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, नाना 30। ये आपका ऑप्शन है। तो आइए देखिए हम इसको सवाल को करते कैसे हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम जानते हैं, मैं सूत्र को एक बार फिर से लिख रहा हूँ, और जो लोग इस वीडियो से मुझे जुड़े हैं मुझसे, वो इसके पहले के वीडियो को ज़रूर देखेंगे। सूत्र हमारा क्या है भाई? सूत्र है कि सबसे बड़ी भुजा, बहुत ध्यान से देखिएगा, गुणे सबसे छोटा शीर्षलंब बराबर होगा सबसे छोटी भुजा गुणे सबसे बड़ा शीर्षलंब। प्यारे बच्चों, अभी तो हम बात करें परिमाप का, तो परिमाप भुजाओं का योग होगा। अगर मैं यहाँ से इसको लेकर के हल करूँ तो देखिए हमारे पास आ गया 5-4-3। ये यूनिट परिमाप किसके वैलेंट है? इक्विवेलेंट है 180 के। तो 5 4 9 3 12, देखिएगा 12 यूनिट का मान हो गया 180। तो बताओ इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन दिखाई दे रही? हाँ, एक चीज़ और देखना है कि इसमें सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो हमें इस सबसे बड़े शीर्ष लंब के साथ सबसे छोटी वाली भुजा लेना पड़ेगा। अब बताओ इसमें सबसे छोटी भुजा कौन दिखाई दे रही है? 3। तो देखो 12 यूनिट 180 के बराबर है, तो बताओ 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से देखिए निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, बोलो कितना? 45 सेंटीमीटर। अब देखो मैं कैसे इसको भर रहा हूँ। हमें निकालना है, हमें चाहिए सबसे छोटी भुजा, और सबसे छोटी भुजा हो गई 45 सेंटीमीटर। और सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई बोलो क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर। और हमें सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई चाहिए। चलो सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई मान लो h है, और हमें सबसे बड़ी भुजा चाहिए। देखिए 1 यूनिट बराबर 15 है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन दिखाई दे रही है? 5। तो 15 5 हो गया, बोलो कितना? 75। अब देखो 15 5 75, 15 3 45। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से बोलो h की वैल्यू क्या निकल कर आई है? देखो 5 से ये कटा कितनी बार में? 8 बार में। और ये रिजल्ट आ गया, बोलो बेटा कितनी? 24 सेंटीमीटर। और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन भी सही हो रहा है। लेकिन अब प्रश्न आया कि क्या हमें इतना सॉल्व करना ज़रूरी है? तो बिल्कुल नहीं। इसलिए ज़रूरी नहीं होता, या वहाँ ज़रूरी नहीं होगा अगर हम इधर भी रेशियो भुजा की लंबाई को लें और इधर भी रेशियो लें। ध्यान रखना, एक तरफ रेशियो एक तरफ वैल्यू नहीं। अगर दोनों तरफ हम रेशियो का प्रयोग करें और शीर्षलंब रेशियो में होगा तो इधर का रेशियो आएगा, और अगर शीर्षलंब वैल्यू में होगा तो इधर की वैल्यू आएगी। यानी इसी प्रश्न को देखो, अगर हम सीधे हल कर रहे होते तो कैसे हल करते? मेरी बात को देखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ बताया आपको, और इसका प्रयोग करके आप जल्दी से सवाल को सॉल्व भी कर सकते हो। हमने क्या कहा? हमने कहा कि करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को, करेस्पॉन्डिंग का मतलब भुजा शीर्षलंब, अगर इधर अनुपात है तो आप इधर अनुपात लेके हल कर सकते हैं, वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ बड़ी भुजा क्या है? अनुपातिक है।
छोटी भुजा क्या है, अनुपातिक है, तो हम इसको ले सकते हैं। देखो 5 गुणे छोटा शीर्षलंब यच, और इधर छोटी भुजा है 3 गुणे बड़ा शीर्षलंब 40 सेंटीमीटर। अब देखो इस यच का करस्पॉन्डिंग कौन है, 40 सेंटीमीटर है। तो अनुपात अनुपात रख सकते हो, वैल्यू वैल्यू रख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यच का मान निकालूंगा तो जो इसका संगत है, संगत मतलब शीर्षलंब का संगत शीर्षलंब होगा, जिस रूप में होगा वैल्यू उसी रूप में आएगी। यानी अनुपात में होगा तो अनुपात में, प्रतिशत में होगा प्रतिशत में, वैल्यू में होगा वैल्यू में। अब देखिए यहाँ से ये कटता है, बोलो कै बार में, 8 बार में, और यहाँ से यच की वैल्यू बोलो क्या आ गया भाई, 24 सेंटीमीटर, और ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आइए एक आध प्रश्न हम इस पर और कर ले, ताकि हम जो पढ़ी हुई चीज़ है उसे हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए लीजिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का योगफल 390 सेंटीमीटर है। किसका योगफल, शीर्ष लंबों का योगफल 390 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 हो तो सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि देखो अगर योग दिया है शीर्ष लंब का, अनुपात दिया है भुजा का, यानी अगर हम शीर्ष लंब का रेशियो निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिएगा, अगर मैं शीर्ष लंब की बात करूं तो मान लो इनका शीर्ष लंब है H1, फिर H2, फिर H3, और आपको मैं बता चुका हूं कि शीर्ष लंबों का अनुपात भुजाओं के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होगा। तो यानी यहाँ से बोलो क्या हो जाएगा, 1:4, 1/4, 1/3 और 1/2 का अनुपात होगा। अब देखिए अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम यहाँ से क्या हो रहा है, 12। अब देखो ये हो गया 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 2 छक 12, यानी अनुपातिक रिलेशन आ गया 3, 4 और 6 का। अब आप देखो ये रेशियो है और ये वैल्यू है। वैल्यू को रेशियो के साथ सीधे टारगेट नहीं कर सकते। अगर टारगेट करना है तो यूनिट या इसके अंदर कोई वेरिएबल डाल दीजिए। चलो हमने वेरिएबल डाल दिया। अब बताओ ये टोटल योग कितना हुआ, 6 4 10, 3 13x, और 13x की वैल्यू है 390। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। और आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई। और अब बताओ सबसे बड़ा शीर्ष लंब इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, यानी 6x दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे बड़े शीर्ष लंब 6x की लंबाई निकालनी है, और x का मान 3 है। बोलो सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 180 सेंटीमीटर। और इसमें देखो ये C ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। तो ये 2 सवाल हमने उठा लिया जो इसके पहले हम वीडियो पढ़े, जो नियम पढ़े थे उस पर। प्लीज़ यार जो बच्चे नए जुड़े हैं वो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप वहाँ देखेंगे तो आपके अंदर का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कि हम कब कैसे कहाँ पर किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का दूसरे फार्मूले पे चर्चा करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो दूसरा फार्मूला हमारा होगा वो क्या होगा, तो आइए हम आपको ले चलें उस दूसरे फार्मूले पर। चलिए भाई थोड़ा सा आप लोग दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, अब पढ़ाई का मज़ा आएगा, ठीक है। और उससे जहाँ तक हो सक रहा है मैं आप लोगों को लिख करके क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा बहुत जल्दी आपको, और आप लोग पीडीएफ लगाइएगा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं इसके दूसरे फार्मूले पर, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का दूसरा फार्मूला। और वो फार्मूला है, यहाँ भी सामान्य फार्मूला ही है, लेकिन हम कहेंगे इसे हीरोज सूत्र। अब देखो इसको प्रूफ करेंगे तो बड़ा इसमें समय जाएगा, और प्रूफ जहाँ पे बहुत ज़रूरी हो रहा है वही मैं उठाऊंगा, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए गणितज्ञ एक थे आर्यभट्ट, ध्यान से समझिएगा, आर्यभट्ट। एक थे ब्रह्मगुप्त प्रथम, और एक थे हीरोज। ये दोनों भारतीय थे, और ये यूनान के थे।
यूनानी थे। इन लोगों ने मिल करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का एक सूत्र डिजाइन किया जो हीरोज सूत्र के नाम से जाना गया। उसमें ये बताया इन लोगों ने कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है ABC। ध्यान रखिएगा कि किसी त्रिभुज की भुजा को एक लेटर से भी दिखाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर ये शर्त है कि जिस शीर्ष के सामने की भुजा को लिख रहे हैं उस शीर्ष के सामने की भुजा को उसी के स्मॉल लेटर द्वारा आप दिखा सकते हो। यानी ये है A और इसे B के सामने है इसलिए B, और ये C के सामने है इसलिए C। अब देखिए क्षेत्रफल को निकालने के लिए इन लोगों ने बताया ये कि सबसे पहले त्रिभुज का निकाल लीजिए सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। क्या निकालने के लिए कहा इन्होंने? अर्ध परिमाप, जिसे हम S से दिखाए। अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो ये देखो हो जाएगा A + B + C/2। इस अर्ध परिमाप को निकालने के बाद तब इन्होंने कहा कि क्षेत्रफल का सूत्र अप्लाई करिए और वो होगा √S S - B और S - C। और इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज चाहे जैसा हो, यानी ये भी आपका जनरल फार्मूला प्राप्त हुआ। देखिए जनरल फार्मूला पहला भी था और जनरल फार्मूला ये भी है। त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, समबाहु, विषमबाहु, न्यून कोणिक, समकोणिक, अधिक कोणिक, किसी भी तरह का हो, अगर उसकी तीनों भुजाएं हमें मालूम है तो उसके क्षेत्रफल को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसके फार्मूले के द्वारा? हीरोज सूत्र के द्वारा। तो आप इसे जल्दी से नोट करिए। तो एक छोटा सा प्रश्न हम लोग इस पर प्रैक्टिस के तौर पर कर लें। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 20 सेमी, 15 सेमी और 15 सेमी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? और ऑप्शन है 50√5 वर्ग सेमी, 5√50 वर्ग सेमी, 15√5 वर्ग सेमी नाना दिश। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें तीनों भुजा मालूम है, अतः हीरोज फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। हीरोज फार्मूला को लगाते समय सबसे पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप में भुजाओं के योग का आधा लेंगे बटे में 2, और ये रिजल्ट बोलो कितना हो गया? 25। ध्यान रखिए अब जब हम एरिया इसका निकाल रहे होंगे तो हम फार्मूले में क्या रखने वाले हैं? S की जगह बोलो कितना रखेंगे? 25 गुणे फिर S - A, 25 - 20 बोलो कितना आया? 5, फिर 25 - 15 10, फिर 15 घटाओगे 10। देखिए इसमें वर्ग संख्याएं जो है उसे बाहर निकाल लो। देखो 10 के पेयर से 10 बाहर निकलेगा, 25 का वर्ग 5 बाहर निकलेगा, रूट में हो गया 5। यानी आपका आंसर आ गया 50√5 वर्ग सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। तो हीरोज सूत्र एक एप्लीकेशन है, एक के रूप में हमने सवाल को लिया, एक उदाहरण के रूप में हीरोज फार्मूले पर। लेकिन जब हम जटिल सवाल पाते हैं तो हीरोज फार्मूला को लगा करके हम बड़े आराम से उसको हल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ चीज़ और जानते हैं। जब त्रिभुज समकोणिक हो यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम उसके क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं? अब देखिए अभी तक हम लोगों ने 2 फार्मूला जो पढ़ा वो यूनिवर्सल था कि अगर हमें बेस मालूम हो और शीर्षलंब मालूम हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज चाहे जैसा हो। दूसरा है कि अगर हमें तीनों भुजाएं मालूम हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज चाहे जैसा हो। लेकिन अब कंडीशनल सवाल यहाँ से शुरू हो गया कि त्रिभुज अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तब कैसे निकालेंगे? तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप थोड़ी सी हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये इसका रिजल्ट 90 एंगल है। आपको ये पता है कि ये कर्ण है यानी जिसे आप हाइपोटेनस कहते हो, और ये में से कोई एक लंब हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यही लंब हो, कोई एक लंब हो सकता है। तो चलो हम इसको लंब मान लेते हैं और इसे हम आधार भी मान सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ तो चल जाएगा लेकिन त्रिकोणमिति में एक स्पेशल केस बनता है इस पर, ठीक है। और इसे हम आधार यानी बेस या
परपेंडिकुलर यानी लंब मान सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब मान सकते हैं। अब देखिएगा कि हमने क्या कहा कि जब भी त्रिभुज समकोणिक हो तो उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए कि क्षेत्रफल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, अब आप यहाँ लिखोगे 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब यानी 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम संगत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किए? हम इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर हम आधार इसको मानेंगे तो लंब ये होगा, गुणा तो AB और BC का ही होगा। अगर हम आधार इसको मानेंगे तो लंब ये होगा, देख रहे हैं अब भी गुणा BC और AB का ही हो रहा है, तो गुणनफल बराबर आएगा। इसलिए यहाँ पर संगत का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि कर्ण ना तो लंब होगा ना तो आधार होगा, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, अब ये तो क्षेत्रफल आपका एक हो गया कि 1/2, बल्कि मैं इसे बेस और परपेंडिकुलर तो लिखूँ ही, मैं ये भी कर दूँ इसको कि 1/2 BC इंटू AB हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात तो क्लियर हो गई। दूसरा ये देखो कि अगर हम बेस BC को माने तो BC के सामने शीर्ष कौन है? A, तो शीर्ष लंब AB होगा, हमेशा AB होगा, ये नहीं हो सकता। और अगर बेस हम AB को माने तो AB के सामने शीर्ष कौन है? C, तो शीर्ष लंब कौन होगा? CB होगा। लेकिन यहीं पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि हम इस B से इसके ऊपर एक लंब गिरा दिए। चलो ये मान लो कि हमने इसके ऊपर एक लंब गिरा दिया, ये BD। अब जरा ये बताओ कि क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का मान ये नहीं हो सकता? 1/2 अगर आधार में AC को ले लूँ, ध्यान से देखना भाई, अगर आधार में AC को ले लूँ तो बताओ AC के सामने शीर्ष कौन है? B, और B से लंब कौन गिरा है? BD। तो हम ये लिख सकते हैं AC इंटू बोलो क्या? BD। अब आप ये देखो कि जो त्रिभुज यहाँ पर है वही त्रिभुज यहाँ पर है। इसका मतलब होता है कि ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब अगर ये बराबर हो गए तो देखो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलने वाला है, और वो रिजल्ट क्या होगा उसे आप ध्यान से देखिएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/2 BC इंटू AB, और ये बराबर होगा 1/2 AC इंटू BD के। चलिए थोड़ा सा जगह बना लूँ। अब देखो, अब ध्यान से देखिएगा, तब यहाँ से अगर हमें इस BD की लंबाई को निकालना हो तो देखो हम लिख सकते हैं BD बराबर, देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और यहाँ से रिजल्ट मिला AB गुणे BC बटे में AC। अब देखो ये क्या है? BD क्या है? BD समकोण वाले शीर्ष से शीर्ष लंब है, यानी समकोणिक शीर्ष लंब है BC। BC चित्र के अनुसार बराबर क्या मिला? AB। AB इस त्रिभुज का लंब है, देखो AB त्रिभुज का लंब है, और BC क्या है? त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज का आधार है, और बटे में AC क्या है? तो इस त्रिभुज का बोलो क्या है? कर्ण है। यानी हम इस सूत्र के माध्यम से समकोण त्रिभुज के समकोणिक शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला गया है तो डाले गए इस शीर्ष लंब की लंबाई को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है
समकोणिक शीर्ष लंब और त्रिभुज के लंब आधार और कर्ण के बीच जल्दी से इसे नोट करें, तो एक छोटा सा प्रश्न हम इस पर उठाना चाहेंगे। चलिए, एक बहुत अच्छा सवाल आया यहाँ पर कि किसी समकोणिक त्रिभुज जिसकी समकोणिक भुजाएं A तथा B है और कर्ण की लंबाई C है, यदि समकोणिक शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई P हो तो इनमें से सही संबंध क्या है। यानी प्रश्न कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान से देखिए कि ये है एक समकोण त्रिभुज, ये A है, ये B है, ये C है और इससे जो लंब डाला गया है वो क्या है, P है। अब आपको तो ये पता ही है कि अभी हम लोगों ने एक संबंध ये पढ़ा था कि समकोणिक शीर्ष से कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, तो आप कहोगे लंब गुणे आधार बटे कर्ण होगी। बोलो भाई, लंब गुणे आधार बटे कर्ण होगी। और जरा पाइथागोरस के प्रमेय के आधार पर इसको देखा जाए तो C का मान बोलो क्या आने वाला है, A² प्लस B का स्क्वायर। चलो ध्यान से सुन, पहला ऑप्शन है स्क्वायर में, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ तो हमें यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूँ तो देखो इसका रिजल्ट आएगा A² B² बटे में C²। अगर C² नहीं भी लिखना चाहते हो तो C² की जगह आप लिख सकते हैं क्या, A² प्लस B²। तो देखिए P² का मान ना तो ये आया ना तो ये आया, इसका मतलब P² पर इसे चेक नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है। अब चलिए, अब इन दोनों को देखिए 1/P से देखा जाए तो अगर P² का मान ये है तो बताओ 1/P² क्या होने वाला है, ये भी उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा A² प्लस B² अपान A² B² बराबर, इसे देखिए प्लस के रूप में हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया A² अपान A² B² प्लस B² अपान A² B²। देखो ये कैंसिल होता है, यहाँ ये कैंसिल होता है। और बताओ इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1/B² और 1/A², यानी आ गया 1/A² प्लस 1/B का स्क्वायर। यानी आपको रिजल्ट में क्या मिला, 1/P² इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B का स्क्वायर। और हम देख रहे हैं कि ऑप्शन C इसका सही होता है। जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। और आपको मैं यहाँ पर याद दिला दूँ प्यारे बच्चों कि मैंने आपको जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाया था तो वहाँ मैंने एक आपको महामंत्र बताया था, आपको याद होगा। महामंत्र में हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि अगर प्रश्न शर्तों पर आधारित हो और वैल्यू न दिया गया हो तो हम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वैल्यू मानकर, लेकिन शर्त का पालन हो रहा हो, लेकर हल करें, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कहता है, कहता है एक समकोणिक त्रिभुज है, यानी त्रिभुज समकोणिक है, भुजाओं की लंबाई के बारे में कोई चर्चा इसने नहीं किया है। तो हम एक समकोणिक त्रिभुज बना करके भुजा अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा है, देखो A और B को हम समकोणिक भुजा मानेंगे और C को कर्ण मानेंगे, डाले गए लंब की लंबाई को P मानेंगे। अब देखो अगर मैं इसी प्रश्न को मैं यहाँ से सॉल्व करूँ यहीं पर, कि चलो हम ऐसा करते हैं कि इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। अगर ये 1 और 1 है तो ये निश्चित रूप से √2 होगा। अब बताओ P की वैल्यू अब निकाल ले। देखो हमें क्या क्या मिला, बहुत ध्यान से देखना। A का मान 1 माना है, B का मान 1 माना है। अब बताओ P की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो हमने अभी सूत्र पढ़ा है कि लंब गुणे आधार बटे कर्ण, यानी 1 गुणे 1 बटे √2, यानी ये हो जाएगा 1/√2। चलो हम पहले शर्त को चेक करें। अगर P का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/2 और A का स्क्वायर 1, A का स्क्वायर 1, 1/2, 1 धन 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं होगा। और 1/2, 1 माइनस 1 नहीं हो सकता, अतः ये भी नहीं होगा। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट को लगाऊं, 1/P², P का मान है 1/√2, तो बताओ 1/P की वैल्यू कितनी होगी, √2/1, यानी हम लिखेंगे √2/1 का स्क्वायर। और इधर देखो क्या कहता है, 1/A², यानी 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर। बोलो जी। अब जरा ये बताओ इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ देखो 1 धन 1 सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई किया।
इसका मतलब हो गया कि 1 + 1 = 2, यानी ये इक्वेशन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, अतः दिया गया प्रश्न ये क्या होगा, सही होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि, लेकिन ध्यान रहे कि अगर वैल्यू न दिया गया हो प्रश्न में, तभी आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू लेकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को जल्दी से आप नोट कर लें, और ये भी थोड़ा सा हिंट कर लीजिए इस तरीके को भी, और ये महामंत्र के रूप में आप लिख लीजिए। और ज्योमेट्री में जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो ज्योमेट्री का वीडियो ज़रूर से देखें। चलिए आइए देखते हैं, अब हम चौथे सूत्र पे जा रहे हैं कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण मालूम हो, तब हम क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, बहुत ध्यान से सुनो। इस लंबाई को हम A मान लेते हैं और इस लंबाई को हम B मान लेते हैं। जो 2 भुजा मालूम है उन्हीं के बीच का कोण हमें ये मालूम है थीटा, यानी हमें A मालूम है, हमें B मालूम है और थीटा मालूम है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है। अब आपको ये पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार यानी बेस इंटू संगत ऊंचाई, करस्पॉन्डिंग हाइट, संगत ऊंचाई। ठीक। अब हमें, अगर मैं आधार A को लेकर के गणना करना चाहूँ तो हमें A के सामने के शीर्ष से इस हाइट यानी डाले गए लंब की लंबाई मालूम होनी चाहिए, और तभी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं 1/2 BC × H या 1/2 A × H। अब हमें H की वैल्यू हर हाल में चाहिए, कैसे निकालेंगे? अब आप देखो, अगर हम इस त्रिभुज में, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कोण 90 होगा। अब देखो 90 के सामने ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है, ये मालूम है हमको, और कोण के सामने लंब होता है, ये निकालना है। अब आप ये बताओ कि लंब और कर्ण का रिलेशन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे साइन और कोसेक में। तो अगर मैं इसमें से साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा, तो आप कहोगे होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी b, h/b। अब बताओ यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल गया, तो क्या मिल गया बोलो, b साइन थीटा, और इस h की वैल्यू को ला करके हम यहाँ पर रखेंगे। अब बताइएगा फार्मूला क्या तैयार होके आया, 1/2 A, और h की जगह हम रख सकते हैं b साइन थीटा, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आया उसका देखिए एक बहुत मीठा सा सूत्र प्राप्त हो गया, AB साइन थीटा, यानी दोनों भुजाएं और उनके बीच के कोण को लेकर के हम 1/2 AB साइन थीटा का प्रयोग करके सूत्र को बड़े आराम से डिजाइन कर लिए। अब आइए इस पर लगाते हैं एक प्रश्न। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 20 सेमी एवं 12 सेमी है। चतुर्भुज का कोई एक कोण 60 अंश हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए प्रश्न में एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझिए। एक पैरेललोग्राम है ABCD, संलग्न भुजा का, अच्छा पैरेललोग्राम का तो पता ही है आपको कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, पक्का है कि ये 20 तो नहीं होगा, 12 तो नहीं होगा, इसका मतलब 12 ये होगा। और एक बिंदु पर जुड़ी हुई भुजा को संलग्न भुजा कहा जाता है। अब कहता है कि कोई एक कोण 60 अंश है, आपकी इच्छा चाहे जिसको ले लीजिए। तो चलिए हमने इसको ले लिया, बोलो कितना, 60 अंश। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो बताओ ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी, होगी। गुड। अब हम इसका डायगोनल खींच देते हैं। और आपको ध्यान रखो यार, एक चीज़ और बता दूं कि इधर 2D और 3D ठीक से पढ़ने के लिए आपको ज्योमेट्री के सारे वीडियो देखना होगा। हालांकि ज्योमेट्री में अभी लगभग 45% हम नहीं दे पाए हैं आपको, पूरा सर्किल और लोकस, 2 चीज़ अभी हम नहीं दे पाए हैं। सर्किल, टेंजेंट ऑफ द सर्किल, और लोकस यानी वृत्त की स्पर्श रेखा,
और बिंदुपथ, इतना नहीं हुआ है, उसको भी हम जल्दी लेंगे। लेकिन जितना हो गया है, यानी आपकी ज़रूरत भर हो गया है, मेंसुरेशन पढ़ाया जा सकता है, तो आप ज्योमेट्री का एकदम एंगल से शुरू करिए। 7-8 वीडियो एंगल के हैं, लगभग 8 से 9 वीडियो आपके ट्रायंगल से हैं, 4-5 वीडियो आपका चतुर्भुज और बहुभुज से है। तो इतना प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए, और देखने के बाद तब ये समझ में आएगा आपको। और अभी तो ये शुरुआत हो रहा है, अभी बहुत शॉर्ट मेथड हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रयोग ज्योमेट्री का करेंगे, तो आप उधर से तैयार रहिए, ठीक है। आइए अब आपको देखो, वहाँ पे जब देखोगे तो मैंने लिखवा रखा है एक एक चतुर्भुज के बारे में, 12-13 प्रॉपर्टी लिखवाई है हमने। समांतर चतुर्भुज की विशेषता है कि जो विकर्ण है उसे 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए तो उतना ही क्षेत्रफल इधर होगा, दुगना कर दे तो दोनों को निकल जाएगा। और इधर देखो तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों भुजा दिया गया है, देखो भुजा दिया गया है और उसके बीच का कोण दिया गया है। बस सूत्र का प्रयोग करो, यानी अभी हम निकाल रहे हैं त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा 1/2 A का मतलब 20, B का मतलब 12 गुणे साइन थीटा का मतलब 60। अब देखो ये इसे निपटा के 10 कर लो, यानी अब हो गया 120 गुणे, और साइन 60 का मान बोलो क्या होता है, √3/2। ठीक है, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया BDC का क्षेत्रफल। अब अगर आपको पूरा का पूरा पैरेललोग्राम ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसके क्षेत्रफल में गुणा किससे करना होगा, आप कहोगे 2 से। अब मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो 2 से 2 देखो ये कट जाएगा और हो जाएगा 120 √3/2 × 2, ये इससे कटा और आपका रिजल्ट आ गया डियर 120 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पे हम अगले वीडियो में हम कुछ प्रश्न अभी इस पे हम और उठाएंगे, फिर हम आगे आपको बताएंगे। यानी आज आपने 3 सूत्र पढ़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का, यानी कुल अभी तक हम लोग 4 फार्मूले पढ़े हैं। अब जो हमारी इसके बाद इस पे वीडियो नंबर 3 आएगी, वो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम इस पर कुछ और प्रैक्टिस करा करके तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा पिछले वीडियो को अगले वीडियो में लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप वीडियो देख करके ही अगली वीडियो देखने की प्लान करिए। अन्यथा आप भले ही आप नहीं देख पा रहे होती, तो आपके यूट्यूब चैनल पर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये पड़ा हुआ है। आप 20 से मत देखो वीडियो, आप शुरू से देखो। जो ज्योमेट्री से पढ़ना चाह रहे हैं वो पहले एंगल के सातों पार्ट देखें, फिर ट्रायंगल देखें, फिर क्वाड्रेटरल देखें, क्वाड्रेटिक देखें, फिर उधर की तरफ चलो क्या पॉलीगन देखो। ठीक है, तो पूरा का पूरा चतुर्भुज, बहुभुज, त्रिभुज, कोण पूरा का पूरा पढ़िए, तब आइए एरिया पर, तब पढ़ा जाए 3D। तो जब एक सिस्टम से हम चलेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो जो लोग आज फर्स्ट डे हैं वो भाई वो प्रॉमिस करें कि पूरा एंगल, पूरा ट्रायंगल, पूरा क्वाड्रेटरल, पूरा पॉलीगन देख करके ही हमसे अगले वीडियो में मिल रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, मस्त होकर पढ़ाई करिए, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस देने का प्रयास कर रहा हूँ, देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।